So friends, we have with us Dr. Shilpa Suri. I take pleasure to introduce her. She has done BA Honors, MA in Psychology from Punjab University, Chandigarh. She has also obtained PhD in Psychology from Punjabi University, Patiala. Presently, she is the director of SNM IAS Academy, which is situated in Sector 37D, Chandigarh. आज we are going to talk about human nature and human relations, right? So obviously क्योंकि बात हमारी हो रही है, humans की हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बहुत नया आपको बताऊंगी. We are all aware of who we are, what our needs are, how we feel, how we think. So ये सेशन एक रिमाइंडर है हम सब के लिए to remember few psychological aspects about us, emotional aspects about us, interpersonal aspects about us, and that awareness should help us have healthier relationships. Okay? Human beings are considered to be the most evolved species, right? हम सबसे इंटेलिजेंट, सबसे इवॉल्व, सबसे हायर रंग पे अपने आप को मानते हैं. तो पहले समझ लेते हैं कि ऐसा क्या है हम में. Why are we so different that we assume ourselves to be at the highest rung of the ladder? And then under that understanding, how can we utilize that understanding to build up stronger relationships? Okay, so that is going to be our, I would say, content for discussion today. I will be sharing my PPT with you and respond करिएगा, interact करिएगा, सवाल पूछिएगा और इस अगले 1-1.25 घंटे का सेशन जो हमें मिला है, लेट्स गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस सेशन फॉर ऑल ऑफ अस. Just 1 second, please. Yes, अब मैं आप सबको देख पा रही हूँ. आई एम श्योर आप भी मुझे देख पा रहे हैं. सो ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप. सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन नेचर की, राइट? नेचर के लिए हिंदी का शब्द है प्रकृति, है ना? तो आप सब लोग नॉड कर सकते हैं, हाँ ना कर सकते हैं. स्पीकर भी हम ऑन करके, अगर आसान है आपके लिए बात करने का. तो मुझे एक बात बताइए, क्या नेचर या प्रकृति कांस्टेंट रहती है कि उसमें बदलाव आता रहता है? Is it identical all the time, or does it keep on changing? Changing, yes. है ना? तो जैसे नेचर बदलता रहता है, वैसे ही ह्यूमंस का जो नेचर है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा. और हमें ये बात समझनी जरूरी है जब हम व्यवहार की बात करते हैं, जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जब हम आपस के इंटरैक्शन की बात करते हैं. ओके, सो हम हैं कौन? हम बेसिकली हम सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल बीइंग्स हैं, है ना? हम बड़े समझदार लोग हैं, हम बड़े रैशनल लोग हैं. बट इफ आई टेल यू द रियलिटी, और इफ आई टेल यू द कंप्लीटनेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, वी आर सोशल, इमोशनल, रैशनल एंड स्पिरिचुअल बीइंग्स, राइट? हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो सबसे पहले बायोलॉजिकल है. क्यों? डार्विन का सिद्धांत सबने सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना? हमारा जो पहला इंस्टिंक्ट है दैट इज फॉर सर्वाइवल. सो वी आर फर्स्ट इन द लैडर, वी आर बायोलॉजिकल बीइंग्स एंड नॉट लॉजिकल बीइंग्स. अगर हम इतने ही रैशनल होते ना, इतने ही लॉजिकल होते, तो लड़ाइयां ना लड़ते, युद्ध ना करते, झगड़े ना करते, कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़ते, इतने अग्रेसिव, इतने वायलेंट ना होते, right? So first we are biological beings, and because we are biological beings, so obviously
हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो संवेदनाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, राइट, वो क्या करती हैं? वो ओवर रूल करती हैं किस चीज को? हमारे लॉजिक को और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, राइट? सो वी आर बायोलॉजिकल, वी आर इमोशनल एंड देन वी आर सोशल. हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो सिक्योरिटीज हैं, राइट, हमारी वो एक दूसरे के ऊपर, इंटरडिपेंडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा टिकी हुई है. I'll give you one very nice story to express what I'm sharing it with you, and also some few examples कि हम कितने इमोशनल हैं, कितने सोशल हैं, कितने रैशनल हैं, राइट? मार्गरेट मीड करके एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुई हैं, जिनसे कि एक बार किसी एक there was a conference going on and there was a question that was asked from Margaret Mead कि मैम, according to you, what do you think has been the turning point of the human history or human evolution? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो व्हाट डू यू थिंक आर द टर्निंग पॉइंट्स इन आवर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड? बहुत बहुत ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट एवोल्यूशन में कौन से रहे होंगे? एनीबडी? ओके, फायर. एग्जैक्टली. सो जिसने सवाल पूछा ना, उसने यही सोचा कि मीट जरूर बोलेंगी फायर या व्हील का इन्वेंशन, या जब हम कल्टिवेटर्स हो गए, हम फार्मर्स हो गए, तो जब हम मतलब वॉन्डरर्स से, जंगलों में रहने वाले लोगों से सेटलर्स हो गए, तो ही ऑल्सो थॉट कि वो यही बोलेगी. बट मार्गरेट मीड हैड अ वेरी डिफरेंट थिंग टू शेयर. She said, for me, one of the most remarkable turning points in the whole history of humankind was when we recovered or when we excavated a healed femur bone from one of the sites of excavation. अब जिन लोग ने बायोलॉजी पढ़ा है, आपको पता होगा कि जो फीमर बोन है वो बॉडी का सबसे बड़ा बोन है, राइट? और वो हमारे थाई में होता है, ठीक है? तो वो बोली कि जब एक हील्ड फ्यूमर बोन मिला तो उससे वो क्या इंडिकेट करता है? वो ये इंडिकेट करता है कि इवन व्हेन वी वर हंटर गैदरर्स, जब हम नोमैड्स थे, हम एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे, राइट? तो उस समय हम ज्यादा देर एक जगह टिकते नहीं थे, है ना? बट अगर ये बोन हील हुआ है, इसका मतलब या तो किसी ने किसी की सेवा की, केयर करी, और उस तब तक उस पूरे क्लैन ने वेट किया कि ये बंदा ठीक हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि टूटी हुई फेमर से तुम चल नहीं सकते, और उस समय प्लास्टर्स और कास्ट्स तो लग नहीं सकते थे, राइट? या फिर वो कहता कि किसी ने उसको उठाया होगा कंधे पे और लेके गया होगा. सो कहने का मतलब कि जब हम मी से वी हुए, है ना, जहां हम बायोलॉजिकल से सोशल बीइंग्स बने और इंट्रापर्सनल से इंटरपर्सनल बीइंग्स बने, सो फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिनोन्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, राइट? एंड आई थिंक अब एक दूसरा टर्निंग पॉइंट हमने देख लिया, हम वी से फिर मी होते जा रहे हैं, है ना? इंटरपर्सनल डिपेंडेंस से हम कितने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं. तो आप देखिए फिर से हमारे समाज में कितने बदलाव आ रहे हैं. हम कितनी सारी ऐसी सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हैं जिनके साथ डील करना आसान नहीं है. बट वही है ना, प्रकृति है, नेचर है, बदलेगा. जब बदलेगा तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो कॉन्सिक्वेंसेस से हम कुछ सीखेंगे, या तो वो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे फेवर में होंगे, इसलिए हम वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहा है, या फिर हम रियलाइज करेंगे कि यार ऐसे तो बात नहीं बनने की, है ना? सो ह्यूमंस आर बायोलॉजिकल, इमोशनल, रैशनल, और सबसे बड़ी बात, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं. एक बहुत सुंदर मैंने वन लाइनर पढ़ा है विच स्टेज विद मी फॉरएवर. वो वन लाइनर क्या कहता है? वो वन लाइनर कहता है, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी. बेसिकली
तो हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। और हाँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ घूमने फिरने आए हैं, जैसे ट्रैवल करने के लिए हम चले जाते हैं इधर उधर। बाय द वे, हमारी फैमिली राजस्थान की बहुत बड़ी फैन है। हम पता नहीं कितनी बार हम आपके राजस्थान में घूम के आए हैं, एंड इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैवल्स एवर इन आवर लाइव्स। सो राजस्थान की हॉस्पिटैलिटी, राइट, तो जैसे हम घूमने आए और फिर वापस अपने घर आ गए, ऐसे ही उस घर से हम सब लोग यहाँ घूमने आते हैं और फिर वापस वहीं चले जाते हैं। सो बेसिकली वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, तो कुछ तो सामान पैक करके लाए होंगे यहाँ पे। हम क्या क्या लाए हैं अपने साथ, और क्या ऐसी चीज है जो हमको डिस्टिंक्ट करती है, एक डिफरेंस क्रिएट करती है हम में और एनिमल्स में? सबसे बड़ी बात, लैंग्वेज। आप सब जानते हो, ऑल एनिमल्स हैव साउंड्स, है ना? कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्यू म्यू करती है, लेकिन इतना ब्यूटीफुल वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ हम इंसानों के पास है, जिसे भाषा कहा जाता है, राइट? लेकिन फिर वही बात है, हमें भाषा का पूरा प्रयोग, भाषा को पूरा यूटिलाइज करना नहीं आता। इतनी पावरफुल है लैंग्वेज कि आप, आई थिंक आप सब लोग मेरे साथ एग्री करोगे कि ऋषियों और मुनियों ने सिर्फ मंत्रों को जाप करके ही परमात्मा को पाया। मंत्र भी तो भाषा ही है ना, लैंग्वेज ही तो है ना। और वही भाषा है जो झगड़े भी करा देती है, डिफरेंसेस भी क्रिएट करा देती है, इतनी एनिमोसिटी भी क्रिएट करा देती है, राइट? सो जो पहली चीज जो हमें डिस्टिंक्ट करती है, हमको अलग दिखाती है बाकी सारी की सारी लिविंग बीइंग से, वो है लैंग्वेज, राइट? सेकंड इज इमोशंस। मैं ये नहीं कहती कि इमोशंस सिर्फ इंसानों में, इमोशंस तो सारे जीव जंतुओं में हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? इमोशनल रेगुलेशन। देखिए, दो चीजें हैं, एक है एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन और एक है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। जब आप गुस्से को महसूस करते हैं, वो है एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। जब आप गुस्सा जाहिर करते हैं, वो है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। तो अगेन समझने की बात क्या है कि सिर्फ एक ह्यूमंस ही हैं जो इस एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस कैसे करना है, राइट, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। जानवर नहीं कर सकते, राइट? सो दिस इमोशनल रेगुलेशन अगेन मेक्स अस यूनिक एंड डिफरेंट। और तीसरी चीज अगेन जो सिर्फ इंसानों में है, बाकी जीव जंतुओं में नहीं है, वो है अवेयरनेस, the capacity to be present, isn't it? The understanding to know the difference between, right and wrong, isn't it? So that awareness, वो जो सजगता जिसे बोला जाता है, वो सिर्फ इंसानों में है। जो जानवर है ना, वो इंस्टिंक्ट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, but it is only we humans who have been blessed with this capacity to interpret things, understand things, and become aware of the present moment. और चौथी चीज जो कुदरत ने हमें बख्शी है, उसे कहते हैं फ्री विल, फ्रीडम ऑफ चॉइस। एक सिचुएशन हमारे पास आता है, उस सिचुएशन के साथ हमने कैसे डील करना है, हमारे पास पूरी ऑटोनॉमी है, हमारे पास पूरा कंट्रोल है कि हमने झगड़ना है उसमें क्या, कि शांति से उसको सुलटा देना है, राइट? क्या हम उस सिचुएशन को, उस रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं कि हम उस रिलेशनशिप को स्पॉइल करना चाहते हैं, राइट? दैट फ्री विल इज देयर फॉर एवरीवन। सो बेसिकली व्हाट मेक्स ह्यूमंस ह्यूमंस इज आवर फीलिंग्स, हमारी संवेदनाएं, हमारे एहसास, आवर थॉट्स, हमारी सोच, और हमारा बिहेवियर। आई कॉल इट 3H: हेड, हार्ट एंड हैंड्स। दिमाग जो सोचता है, दिल जो महसूस करता है, हाथ जो एक्सप्रेस करते हैं, जो काम करते हैं।
है ना। और सिर्फ एक इंसान ही है जिनके पास इन तीनों चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और हमारे पास फ्री विल है, ऑटोनॉमी है, अपनी सोच को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को और अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने की, या तो फिर उसे छोड़ देने की कि जो हो रहा है होने को। राइट नाउ, being human, we have thoughts, we have languages, we have feelings, we have behavior, and also we have a mind. हमारे पास मन है, राइट और साइकोलॉजी कहती है कि जो हमारा माइंड है वो 3 लेवल्स पे ऑपरेट करता है। वन इज द कॉन्शियस लेवल। Everything that we are aware of at this moment is the conscious mind. राइट सो जो मैं बोल रही हूं आप उसको समझ पा रहे हैं। सम पीपल आर इवन टेकिंग नोट्स ऑल्सो, राइट एंड ऑल ऑफ अस वी आर अवेयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। सो वट एवर इज देयर इन अवर अवेयरनेस एट दिस मोमेंट, इट इज कॉल्ड एज अवर कॉन्शियस माइंड। और अगर मैं आपको पूछूं, अच्छा मुझे अपने स्पाउस का फोन नंबर बताइए या मुझे अपना हाउस नंबर बताइए, तो अभी तो आप उसके बारे में नहीं सोच सकते थे, लेकिन आप झट से उसको अपनी मेमोरी से रिकॉल करके you can bring it in your conscious mind, and that is called as the subconscious mind. Right? So all that you remember, जो वो सारी चीजें जो आपको याद हैं, जिनको आप रिकॉल कर सकते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। और सबसे नीचे की जो तह है, सबसे नीचे की जो लेयर है, उसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में हमारे वो सारे एक्सपीरियंसेस सेव्ड रहते हैं जो बचपन के थे, मतलब हमें अच्छे से याद नहीं है बट हाँ उन्होंने इंपैक्ट किया हमको। राइट अनकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है, हमारे वो सारे एक्सपीरियंसेस जो बहुत प्लेजेंट नहीं थे, राइट जिन्होंने सेंस ऑफ शेम, सेंस ऑफ गिल्ट, सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट, सेंस ऑफ एंजाइटी क्रिएट किया। तो क्योंकि इट इज सो डिफिकल्ट टू लिव विद सर्टेन एक्सपीरियंसेस व्हिच आर नॉट प्लेजेंट, तो जैसे घर का स्टोर रूम होता है ना, जहां हम सारी अनवांटेड चीजें रख देते हैं, वैसे ही हमारे सारे अनवांटेड अनडिजायरेबल एक्सपीरियंसेस को हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। ठीक बात। बट अगर आप सोचिए, स्टोर में किसी चीज को घुन लग जाए तो वो घुन घर को भी तो खाएगा ना, वो कहीं ना कहीं घर की चीजों पे भी तो किसी ना किसी कभी ना कभी इंपैक्ट करना शुरू करेगा ना। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का जो कंटेंट है, अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करते, अगर हम वहां की स्प्रिंग क्लीनिंग, सफाई नहीं करते, अब देखिए जैसे गर्मी से सर्दी आती है, सर्दी से गर्मी आती है, हम अपने घरों को साफ करते हैं, हम अपनी अलमारियों को साफ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो अनकॉन्शियस माइंड में जो हमने सारी चीजें दबा के, छुपा के, सारे एक्सपीरियंसेस वहां पे डंप करके रखे होते हैं ना, उनको साफ करना, सफाई करना बहुत जरूरी है। नहीं तो यही एक्सपीरियंसेस है दोस्तों जो हमारे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, यही है जो हमारे को इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए हमको साइकोलॉजिस्ट की, कई बार काउंसलर की जरूरत पड़ती है। कई बार हमें क्या लगता है ना जिंदगी में कि कुछ हो रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मैं परेशान हूं, मुझे सारी बातों की समझ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी मेरी लाइफ ऐसे पीसफुल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसे उलझी हुई चीजें यहाँ पड़ी रहती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, जो कि हमारी डे टू डे हमारी जो लाइफ है, हमारी जो इंटरैक्शंस हैं, उसको उसमें दिक्कत करते हैं या उसमें इंटरफियर करते हैं। राइट तो मैं ये बात आपसे क्यों कर रही हूँ, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना हमें नहीं पता कि जिन लोगों के आसपास या जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, व्हाट देयर जर्नीज हैव बीन, उनकी जिंदगी कैसी रही, उनका बचपन कैसा रहा, उन्होंने कितनी मुश्किलें या कितनी डिफिकल्टीज या कितने उतार चढ़ाव अपनी जिंदगियों में देखे हैं। राइट तो पहले चीज मतलब जो मैं चाहती हूँ ना कि आप इस चैप्टर से, इस सेशन से लेके जाएं, वो ये है कि लेट्स जस्ट परसीव पीपल द वे दे आर एंड नॉट स्टार्ट जजिंग देम एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम। ह्यूमन माइंड क्या करता है ना, सबसे पहले जज करता है, और जब हम जज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 2 भागों में सबको बांट लेते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, ये मेरे मुताबिक है ये मेरे अनुरूप नहीं है।
द मोमेंट वी रियलाइज कि सब लोग पता नहीं कौन कौन से, वो बोलते ना, मैं किसे कहूं मेरे साथ चल, यहाँ सर सबके सर पे सलीब है। अब किसके सर पे क्या सलीब है ना, हम नहीं जानते। कौन कैसे बैगेजेस लेके घूम रहा है, कौन कैसी दिक्कतों के साथ आ रहा है, हम नहीं जानते। तभी अगर हम बोले ना कि स्पिरिचुअलिटी का पहला लेसन क्या है, दूसरा लेसन क्या है, तीसरा लेसन क्या है, स्पिरिचुअलिटी का पहला लेसन है टू बी काइंड। स्पिरिचुअलिटी का दूसरा लेसन क्या है, टू बी काइंड। और स्पिरिचुअलिटी का तीसरा लेसन क्या है, टू बी काइंड। कंपैशन होना, काइंडनेस होना एक दूसरे के प्रति, वो दूसरों की और अपनी जिंदगी को आसान बना देता है। राइट? सो हम अपने संस्कार और अपने मन को अपने साथ लेके चलते हैं। मन जो कॉन्शियस भी है और मन जो बहुत सारी ऐसी मेमोरीज को कैरी कर रहा है जो कि प्लेजेंट मेमोरीज नहीं है। राइट? दूसरी चीज हमारी क्या है, नीड्स। ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं। वी हैव नीड्स, हमारी जरूरतें हैं। कुछ जरूरतें फिजियोलॉजिकल हैं जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, फिजियोलॉजिकल नीड्स। और हमारी बाकी की बहुत सारी नीड्स हैं जो कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल है। राइट? सो रोटी, कपड़ा, मकान जब हमारा फुलफिल हो जाता है ना, उसके बाद हमारी अगली नीड क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब हमारी बेसिक नीड फुलफिल हो गई तो हम अगली चीज क्या करते हैं, हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, है ना, हम LIC कराते हैं, या इवन अगर आप पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से देखिए, जनधन योजना क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी ही तो है। हम घर बनाते हैं, घर होने का मतलब क्या है, सिक्योरिटी, सेफ्टी। तो जब हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप सच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स चाहते हैं ना, उसका एक बड़ी सिंपल सी कुंजी है। वो कुंजी पता क्या है, कि आपकी प्रेजेंस में दूसरा इंसान कितना सेफ महसूस कर रहा है, या दूसरे की प्रेजेंस में आप कितना सेफ महसूस कर रहे हो। आप में से कितने लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे? जस्ट रेज योर हैंड्स इफ देयर आर एनी हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हियर। कितने लोग होंगे सर? करीबन 4-5। यस। सो ऑब्वियसली जो इंसान हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो थोड़ा और पावर पोजीशन में है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द कॉलीग्स, है ना। जो प्रिंसिपल है वो और भी पावरफुल है, जो कोई डायरेक्टर होगा वो और भी पावरफुल होगा, बीच में फोरमैन भी होते हैं, है ना। तो हमारी एक हायरार्की है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हायरार्की में हम जितने ऊपर हैं हमारे पास उतनी पावर है ना। राइट? अब उस पावरफुल इंसान के प्रेजेंस में जो जूनियर्स हैं वो कितना सेफ महसूस करते हैं। और वो सेफ्टी कहाँ से आती है? वो सेफ्टी आती है एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट से। जब हमारा बॉस जो है वो हमारी इन नीड्स को फुलफिल करता है ना, हमें कैसा महसूस कराता है। नॉर्मली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, जब आप पावर पोजीशन में होते हैं, हमारा जो डीलिंग होता है वो काइंड तो बहुत कम ही होता है। राइट? सो फॉर स्ट्रॉन्गर ह्यूमन रिलेशनशिप्स इट्स सो important that we are able to fulfill this need for safety of the other person. And how do we fulfill the need for safety? Through understanding. है तो हम इंसान ही ना, जो मेरी जरूरत है वही आपकी जरूरत है। तो जब हम सेंसिटिव हो जाएं कि मैं इस सिचुएशन में मैं कैसे पसंद करूंगा मुझे ट्रीट करे कोई, और मैं वैसे ही सामने वाले को ट्रीट करूं, तो ऑब्वियसली लाइफ बिकम्स इजियर फॉर द अदर पर्सन। वो बोलते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। तो एक बार जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो, पॉज करके एक बार सोच लीजिए कि अगर टेबल्स टर्न हो जाएं
मेरी जगह मेरा सबॉर्डिनेट और मेरे सबॉर्डिनेट की जगह मैं हो जाऊं, मैं कैसे ट्रीट करना, मैं कैसा चाहूंगा कि मुझे मेरा बॉस ट्रीट करे? हाउ कैन यू मेक समवन फील सेफ? उसके अगली हमारी नीड है लव एंड बिलोंगिंगनेस की, है ना? हमारे आसपास के लोग, रिश्ते, वो हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देते हैं। चलिए कोविड की बात करते हैं। जिसको कोविड हो रहा था, ऑब्वियसली, है ना, एक टर्म यूज हुआ सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बहुत गलत टर्म यूज हुआ। उसका नाम एक्चुअली सही नाम होना चाहिए था फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि फिजिकली आपको एक दूसरे के पास नहीं जाना है, बट सोशली थोड़ी डिस्टेंट करना है, क्योंकि हम तो सोशल बीइंग्स हैं। एंड मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी है, और मैं ये बात दावे से कह सकती हूं कि सबको कोविड ने नहीं मारा। लोगों को दो चीजों ने मारा, एक था फियर ऑफ डेथ और दूसरा था आइसोलेशन। हम वो कम्युनिटी हैं, हम वो सोसाइटी हैं दोस्तों, जब कोई बीमार पड़ता है ना, हम फोन करते हैं, हम फ्रूट्स लेके, जूस लेके उसके घर पे पहुंच जाते हैं, और हम कभी भी जो बीमार इंसान होता है उसको अकेला नहीं छोड़ते। और कोविड ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जहां पे जो बेचारा कोविड जैसे इतने भयानक, इतने फियरफुल डिजीज से फाइट कर रहा था, दैट पर्सन वाज लेफ्ट अलोन। और अगर डॉक्टर्स या कोई और भी उनको ट्रीट भी कर रहा था ना, उन्होंने पीपी किट पहना हुआ था, कोई पर्सनल टच, कोई कांटेक्ट कंफर्ट कुछ भी नहीं था। उस आइसोलेशन में, उस फियर में, पीपल जस्ट कुड नॉट सर्वाइव। एज इट इज, मीट का जो मैंने आपको कहानी सुनाया, ह्यूमंस आर ह्यूमंस बिकॉज वी केयर फॉर ईच अदर। देयर इज अ सेंस ऑफ रूटेडनेस, बिलोंगिंगनेस, टुगेदरनेस। हम सब जानते हैं कि जब हम मतलब कल्टिवेटर्स थे, जब हम फार्मर्स थे, और हम एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर थे, जो राजस्थान में अभी भी जरूर है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स एंड अदर प्लेसेस, राइट? और आज हम क्या हो गए? आज हम कॉर्पोरेट कल्चर हो गए। कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है? कंपटीशन। कलेक्टिविस्टिक कल्चर में क्या होता है? कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन। आप मुझे बताओ, आसान कहां है जिंदगी, कंपटीशन में कि कोलैबोरेशन में? कोलैबोरेशन। हाँ जी, कोलैबोरेशन में, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, है ना? तो जहां जहां हम जो मैंने आपसे जैसे पहले भी बोला, हम कम्युनिटी सेंटर्डनेस से जब जहां जहां हम ईगो सेंट्रिक होते जा रहे हैं, लाइफ की समस्याएं, लाइफस्टाइल डिजीजेस, सब कुछ बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपनी बेसिक नेचर के उल्टा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मटीरियलिज्म, भौतिकवाद, है ना? तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना, कितना एक टर्म यूज होने लगा है, कंज्यूमरिज्म, है ना? और हर जगह आप सोचो, आप टर्म हम यूज करना हमने शुरू कर दिया, कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर मतलब somebody who will economically, materialistically support other things. राजस्थान एक ऐसी स्टेट है, स्पेशली जब हम बिश्नोइज की बात करें, है ना, तो वो कौन है? कंजर्वर्स हैं। तो जब हम कंज्यूमर से कंजर्वर बनते हैं, जब हम ईगो सेंट्रिसिज्म से कंपटीशन से कोलैबोरेशन की तरफ चलते हैं ना, आपस में, एनवायरनमेंट के साथ, लाइफ इज इजी। करेक्ट? सो हाँ, अगर रिश्ते बचाने हैं, अगर रिलेशनशिप्स को काइंड ऑफ नर्चर करना है, तो प्लीज आपकी प्रेजेंस में दूसरा सेफ और सिक्योर महसूस करे, और आपकी प्रेजेंस से या हमारी प्रेजेंस से उसकी जो नीड है लव और बिलोंगिंगनेस की, या हम अपनी भी इस जरूरत को पूरा करें थ्रू कम्युनिटी माइंडसेट rather than through egocentrism. Lives are going to be simpler and easier. उसके बाद हमारी एस्टीम नीड्स हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। मैंने आपको बोला ना, अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू स्पिरिचुअलिज्म। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है टू बी व्हाट यू नीड टू बी।
है ना, जो आप हो सकते हैं, जो हमारा ट्रू पोटेंशियल है, हम उसको रियलाइज करें। और अब सवाल आता है हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है? हर बीज में पेड़ होने की क्षमता है, राइट? हर बीज में पेड़ होने की क्षमता है। तो हर इंसान में भी तो इवॉल्व होके एक हायर बीइंग होने की क्षमता है। अब आप उस हायर बीइंग को आप भगवान बोलो, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलो, है ना, या जो भी नाम दो, यू नो हायर इंटेलिजेंस बोलो। सो मेरे कहने का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, राइट? वी आर ऑल टीचर्स, we all have physical needs, we all have emotional needs, we all have psychological needs, but at the same time we have spiritual higher order needs as well. उनको विसारिएगा नहीं, उनको भूलिएगा नहीं। साइकोलॉजी में एक स्कूल है जिसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, राइट? तो जब भौतिकवाद आया, मटेरियलिज्म आया, तो जो डेवलप्ड नेशंस थी जैसे अमेरिका, है ना, तो ऑब्वियसली सबसे जल्दी ये नेशंस डेवलप हुए और सबसे जल्दी ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुए और सबसे ज्यादा इनको सो कॉल्ड, जिसे कहते हैं ना, मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी इनको मिली। बट एट द सेम टाइम इट वाज रियलाइज्ड कि इतना मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट के बावजूद भी वहां, जिसे कहते हैं ना, एक सेंस ऑफ पीस, एक सेंस ऑफ हार्मनी लोगों ने महसूस नहीं किया। आपने सुना होगा हैप्पीनेस इंडेक्स। भूटान एक ऐसा देश है जहां पे हैप्पीनेस की मिनिस्ट्री भी है। तो मटेरियलिज्म और हैप्पीनेस का एक हद तक का रिश्ता है, उसके बाद इनका कोई रिश्ता नहीं है। इनफैक्ट आप, आई थिंक आप समझते हैं कि एक हद से ज्यादा जब हमारे पास रिसोर्सेज हो जाते हैं ना, वो स्ट्रेस ज्यादा देते हैं, टेंशन ज्यादा देते हैं, रादर देन शांति और पीस। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ऐसा स्कूल है जिसने ये पढ़ा कि यार इतना तो तुम एडवांस कर गए, तुम्हारे रोटी कपड़ा मकान बैंक बैलेंस और तुम्हारी सारी ऐसी नीड्स फुलफिल हो गई, फिर भी तुमको शांति क्यों नहीं है? इट इज बिकॉज ये हमारी लोअर ऑर्डर नीड्स हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, इनके साथ हमारी हायर ऑर्डर नीड्स भी हैं। स्वयं को जानना, है ना, और उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करना। तो हम अब इतना रश्ड हो गए, हम इतना हसल कल्चर में पड़ गए कि हम सबसे तो मिलते हैं बट अपने आप से नहीं मिलते, राइट? सो प्लीज अपने आप से भी कनेक्शन बना के रखिए, अपने आप के साथ भी दोस्ती करके रखिए। अंदर एक रेडियो बजता है, उसको सुनते रहा कीजिए, सो दैट लाइफ रिमेन्स कंफर्टेबल। ठीक है? सो वी कैरी माइंड विद अस, जो बहुत शोर करता है। हिंदी गाना आपने सुना होगा, भेजा शोर करता है ना? और वी हैव नीड्स, जरूरतों का हजूम, वो भी हमारे साथ साथ चलता है। और वो जरूरतें फिजिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं और स्पिरिचुअल भी हैं। क्यों? क्योंकि हम लॉजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, राइट? तो एक अगर फुलफिलिंग होलसम लाइफ जीना है तो हमें अपनी और सामने वालों की इन जरूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा, राइट? और हम सब कर सकते हैं। बड़े छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दूंगी आगे जब हम ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। और तीसरी चीज जो हमको समझना है ना, वो है हमारी ईगो स्टेट्स। उम्र कुछ भी हो, राइट? हमारा जो मन है, हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, राइट, वो 3 लेवल्स पे ऑपरेट करती है। हम में एक बच्चा भी हमेशा जिंदा रहता है और एक पेरेंट भी। और इस बचपन और उस पेरेंट के बीच की एक स्टेट है जिसे कहते हैं एडल्ट स्टेज। ये शायद आपके लिए कुछ नया होगा समझने के लिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि ईगो स्टेट्स को समझने से और कम्युनिकेशन को समझने से हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं ना, वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है? सो सबसे पहले हम समझते हैं चाइल्ड को। पेरेंट की बात बाद में करेंगे, पहले हम चाइल्ड की बात करेंगे। एक हिंदी मूवी आई थी, इश्किया।
उसका एक गाना था, दिल तो बच्चा है जी। मुझे उसके एग्जैक्ट लिरिक्स याद नहीं है, बट एक बड़ी उम्र के एक मियाँ को इश्क हो जाता है, राइट? तो वो जस्टिफाई करता है अपनी उस स्टेट को बाय सिंगिंग दिस सॉन्ग, दिल तो बच्चा है जी। और वो कुछ ऐसे कहता है कि मेरी जो बालों की कालस थी वो सफेद बन गई, और ये भी हो गया और वो भी हो गया, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। सो कहने का मेरा मतलब है कि हमारे एक एस्पेक्ट है हमारे अंदर जो प्रिमिटिव है, जो इम्पल्सिव है, जो डिमांडिंग है, जो कहता है कि अब भी चाहिए, राइट? जिसमें पेशेंस नहीं है, जो इम्पल्सिव है, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। और मैं ना प्रिजन ऑफिसर्स के साथ बहुत काम करती हूँ, प्रिजन में भी मैं बहुत काम करती हूँ, और मैं सच कहती हूँ कि ये एक एग्जैजरेशन नहीं है कि अगर हमें इस बच्चे को संभालना आ जाए ना, तो दुनिया में से सारा क्राइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप इन लोगों से मिलते हो ना, कॉन्विक्ट से मिलते हो, तो वो एक मोमेंट की इम्पल्सिविटी थी जो उन्होंने नहीं संभाली, वो एक मोमेंट का ग्रीड था जो उन्होंने नहीं संभाला, वो एक मोमेंट का जो बवाल था उनसे नहीं संभला, और ट्रिगर दब गया, या चोरी कर ली, या रेप कर दिया, राइट? सो जो चाइल्ड है ना, उसकी सबसे बड़ी डिफाइनिंग फैक्टर या डिफाइनिंग नेचर क्या है? अभी चाहिए। सो जब हम गुस्से में होते हैं ना, आवर चाइल्ड टेक्स ओवर अस, बिकॉज फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें लगता है अभी सेटल करो इसको, राइट? अब ये जो चाइल्ड है, ये कैसे बात करता है? ये दो तरीके से बात करता है। जो एक वो हमारा एस्पेक्ट है ना, जो जिंदगी जीना चाहता है, जो कुछ नया सीखना चाहता है, जो जिंदगी को सेंस ऑफ ऑ और वंडर से देखता है, वो भी चाइल्ड है। और वो जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो टैंट्रम्स थ्रो करता है, जो जिद करता है, और जो ये कहता है कि इट शुड बी डन नाउ, दैट इज ऑल्सो द चाइल्ड इन मी। ठीक है? सो कभी कभी ऑड टाइम पे आपका मन करता है कि अभी ये चीज खानी है, या गाड़ी तेज चलानी है, या आपा खोया जाता है। Who is responsible for this? The child in us. And there is a child in all of us, irrespective of your age. आपको पता है ना, जिनके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो भी तो जिद करते हैं ना, पेरेंट्स भी जिद करते हैं ना, और हम उनको बोलते हैं ना, आप कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? बिकॉज irrespective of our age, there is a child in us. ठीक है? अब जो दूसरा ईगो स्टेट है, उसे कहते हैं पेरेंट। पेरेंट भी दो तरह का है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं पेरेंट के, और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। कितने लोग पेरेंट्स हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग हैं पेरेंट हैं? ठीक है, ग्रेट, एवरीबडी, ओके, वंडरफुल। सो अब आप सोचिए कि जब हम पेरेंट का रोल प्ले करते हैं ना, हम दो चीजें करते हैं। क्या करते हैं? एक तो हम नर्चर करते हैं, हम केयर करते हैं, हम गाइड करते हैं, और दूसरा एक और एस्पेक्ट है हमारा, वो क्या है? हम क्रिटिसाइज करते हैं और हम कंट्रोल करना चाहते हैं। बिकॉज पेरेंट को पता क्या लगता है? आई नो द बेस्ट, मैं सब जानता हूं। ओके, सो ये जो हमारे अंदर की प्रवृत्ति है ना कि मैं सब जानता हूं, दैट्स द पेरेंट इन मी। और ये पेरेंट जो है वो ये कब हावी होता है? जब हम पावर पोजीशन में होते हैं, है ना? द मोर पावरफुल योर पोजीशन, हायर दिस parent ego state in you, that ego, that I know it all, don't question me, right? Boss is always right. ये पेरेंट है। अब पेरेंट कैसे बिहेव करता है? पेरेंट ऐसे बिहेव करता है, frown, criticism, pointing fingers, right? Commanding, demanding, authoritative side of me. You should, करना चाहिए, judgment, criticism, giving orders. This is all the part of parent in us. But parent nurture भी करता है। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ,
बिकॉज आई वर्क विद कॉर्पोरेट हाउसेस एज वेल। तो ना एक अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट है, कभी सुना किसी ने अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट? आप जानते हैं इसके बारे में? जानवरों की प्रजातियों में और एनिमल्स में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अल्फा मेल। एनीवन? कोई कोशिश करना चाहेगा? Sorry, I am not able to hear you. जानवरों में जो लीडरशिप करता है, अगर मैं तो अल्फा मेल विशेष करके हाई राजनीति में जो बाधा होती है वो लीडरशिप करती है। करेक्ट, बिल्कुल सही सर, थैंक यू। सो ये वो मेल होता है जो बाकी मेल से लड़ता है और अपनी पावर डिस्प्ले करके, और फिर अल्टीमेटली ये वो मेल है जो ग्रुप का, कम्युनिटी का लीडर बनेगा, एंड ही टेंड्स टू मेट विद द फीमेल्स। व्हाई? बिकॉज एनिमल्स में जो जीन सिलेक्शन है वो इसी तरह से हो जाता है कि जो सबसे पावरफुल मेल है उसके जीन्स आगे ट्रांसफर हुए। So alpha male means somebody who is physically very strong, who is aggressive. This was thought to be the alpha male. ठीक है, लेकिन अच्छा अब क्या हुआ? हम हैं तो इवॉल्व्ड एनिमल्स ही ना, सोशल एनिमल्स ही तो हैं। तो हमने यही तरीका क्या किया, अपनी वर्क प्लेस पे यूज करना शुरू कर दिया कि जो सबसे अग्रेसिव है, जो सबसे कम्पेटिटिव है, जो सबसे डोमिनेंट है, वो अल्फा मेल बनेगा। लेकिन जब से हमने साइकोलॉजिकल वे से वर्क स्पेसेस को समझना शुरू किया है, आई कॉल इट ह्यूमनाइजिंग कॉर्पोरेट स्पेसेस, तब से एक बड़ी ब्यूटीफुल डेफिनेशन अल्फा मेल की सामने आई है। वो क्या? कि लीडर वो है जो नर्चर करे, लीडर वो है जो सबको साथ लेके चले, लीडर वो है जो एनकरेज करे और इंस्पायर करे, और लीडर वो है जो सबका मोरल बूस्ट करे। लीडर वो नहीं है जो अपनी अथॉरिटी, अपनी ईगो और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके सबके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करे। दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ अल्फा मेल। सो लीडर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप सबसे हर मन प्यारे, आपके लीडर, आप लीडर तो हैं, बट अगर आप एक पॉपुलर लीडर बनना चाहते हैं, राइट, तो आपको सबको साथ लेके चलना होगा। आपको अपनी पोजीशन का, जो आपकी पावर पोजीशन है ना, उसको इस तरह से इस्तेमाल करना होगा कि आप जो आपके जूनियर्स हैं, आप उनकी लाइव्स को, आप उनकी टैलेंट्स को कैसे नर्चर करते हो। How can you bring the best in your team is what is the most significant characteristic of a leader. I'll give you an example. विक्रम साराभाई जब इसरो के डायरेक्टर थे, तब इसरो ने कोई प्रोजेक्ट किया था जिसमें वो कुछ स्पेस में लॉन्च करना चाह रहे थे, एंड दैट प्रोजेक्ट फेल्ड, राइट। एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम एंड सो मेनी नेम्स जो अब हम इतने फेमिलियर हैं, तब वो सब इनके प्रोजेक्ट्स पे इनके जूनियर थे, सब लोग इनके साथ काम कर रहे थे। When this project failed, all the young scientists, their morale was all-time low, and they knew that they will have to answer it to the media. Then Dr. Vikram Sarabhai told that no, I am the leader. It is my responsibility to face the media and answer them and explain them what happened. Right? And like a true leader who took the responsibility of the failure and explained it to the media, and he took the complete onus of the failure. ये होता है leader. And then when after 10 years or 5 years, whenever the project was done again and it was successful, at that time, he was there in front of the media, but with his whole team, giving credit to all the young scientists for the success of the whole program. Right? This is how you nurture. This is how you instill that confidence in your people that I, being the leader, I am with you and I am in front of you when a problem happens, and I am with you and we will face it together. ठीक है? तो पेरेंट के दो रूप, एक डोमिनेंट वाला और दूसरा नर्चरिंग वाला। और वही है हमारा जो माइंड है ना, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पे फंक्शन करता है, तो इसलिए जो थोड़ा सा नेगेटिव साइड होती है ना, उस तरफ लुढ़कना बहुत आसान होता है। ठीक है?
इन दोनों के बीच में, किनके बीच में, चाइल्ड और पेरेंट के बीच में एक बैलेंस बनाना, एक जो जिसे कहते हैं ना विजडम, वो विजडम जिसके पास है उसको कहते हैं एडल्ट इन अस, राइट? ये वो एस्पेक्ट है दोस्तों हमारी जिंदगी का जो हमें रैशनैलिटी सिखाता है, जो हमें लॉजिक सिखाता है, जो हमें रेस्ट्रेंट सिखाता है, राइट? जो हमें बोलता है कि इमीडिएट रिएक्शन की जरूरत नहीं है, होल्ड ऑन, राइट? ये वो एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का जो हमें पॉज करना सिखाता है, राइट? सो दिस इज दैट एस्पेक्ट ऑफ, तो बच्चा क्या कहता है, राइट नाउ, अभी चाहिए। पेरेंट का क्या, आपको पता है पेरेंट का फेवरेट वर्ड क्या होता है? एनीबॉडी? पेरेंट्स का फेवरेट वर्ड पता है क्या है? नो। कितने लोग मेरे से एग्री करते हो? एक बार ना एक बच्चा था, वो नर्सरी स्कूल में गया, तो पहला दिन था स्कूल का, तो टीचर ने पूछा आपका नाम क्या है? तो वो टीचर को कहता मैम माय नेम इज डोंट। टीचर बड़ी हैरान हुई, बोले डोंट कैसा नाम है? कहता हाँ, पूरा दिन मेरी मम्मी टेल्स मी डोंट गो देयर, डोंट टच दैट, डोंट ईट दैट। तो बच्चे को लगा मेरा नाम ही डोंट है, और हम सबने किया है ये, लेट्स एडमिट इट, ठीक है? तो जो एडल्ट है ना, जो 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 चाइल्ड है वो बोलेगा क्या, राइट नाउ। पेरेंट क्या बोलेगा, डोंट एवर। और एडल्ट क्या बोलेगा, वेट टिल द राइट टाइम कम्स, है ना? तो ये एडल्ट है जो हमारे, वो जो शरारती बच्चा है जो हमारे अंदर, और वो जो जिंदगी ना जीने वाला पेरेंट है, उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। और ये कैसे बिहेव करता है, ये ऐसे बिहेव करता है, ये सुनता है, ये समझता है, ये सोच समझ के डिसीजन लेता है, राइट? ये ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करता है, राइट? ये करंट सिचुएशन को ध्यान में रख के, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के फंक्शन करता है, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर नहीं जो बच्चा करता है, और सोसाइटल प्रेशर्स के ऊपर भी नहीं जो पेरेंट करता है, ठीक है? सो हमारी 3 ईगो स्टेट्स हैं। आई क्विकली शो देम अगेन टू ऑल ऑफ यू। दे आर द पेरेंट, द एडल्ट एंड चाइल्ड। और आप जो भी करिए, कभी कोई हावी होती है स्टेट, कभी कोई हावी होती है, और कभी कोई हावी, और हम सब में हैं ये स्टेट्स। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन टू टेल यू कि आप सब लोग इन स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करते हो। जब आपके बॉस का मूड अच्छा नहीं होता, क्या आप छुट्टी मांगते हो उनसे? नो, बिकॉज यू नो दैट अभी पेरेंट स्टेट हाई है, अभी मूड अच्छा नहीं है, और अभी जवाब हाँ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप पेरेंट स्टेट में होते हो, योर फेवरेट वर्ड इज नो। सो जब आपके आसपास अपने लोगों को ना, नेचर समझना है ना, ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं, प्लीज आप उनको इस तरह से डिकोड कर सकते हो। जो कोई आपके आसपास है, हमेशा हुल्लड़बाजी करता है ना, और बहुत इम्पल्सिव है, इमैच्योर बिहेव करता है, तो समझ जाओ कि इसका चाइल्ड स्टेट ऑन है, राइट? और कोई है जो मुंह फुला के, डोमिनेंट होके, और हर चीज को जज करता है, हर चीज को क्रिटिसाइज करता है, समझ जाओ ये पेरेंट स्टेट में है, राइट? और एक इंसान है, हम कहते हैं बड़ा समझदार है, राइट? बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेता है। वो पता क्या करता है, वो समझ जाता है कि सामने वाले का कौन सा स्टेट ऑन है, और वो कम्युनिकेशन इस हिसाब से करता है कि सामने वाले के स्टेट को ध्यान में रख के वो कम्युनिकेट करता है। इसलिए उसकी लाइफ में थोड़ी शांति है, राइट? एक बात और बोलूंगी जो आप सबको याद रखना है, क्या कि हम क्या बोलते हैं, या हम कम्युनिकेशन में कैसे बात करते हैं, हम वो बोलते हैं जो हम बोलना चाहते हैं। बट जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, जो एक काबिल कम्युनिकेटर होता है, वो बोलता है जो सामने वाला सुनना चाहता है, राइट? हम वो बोलते हैं जो हम कहना चाहते हैं, बट
एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर वो है जो वो बोलता है जो सामने वाला सुनना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को मस्का लगा रहे हो, ना, नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले की ईगो स्टेट को समझ के अपनी बात को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो कि सामने वाला आपकी बात सुनेगा। He or she will be receptive to what you are saying. ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ कम्युनिकेशन के, और आप खुद समझ जाओगे कि हाउ ineffective communication leads to problems and issues. So जब आप ego state समझ के you interact and communicate to people in a manner that they are receptive, right? That you're able to convince them, that you're able to negotiate with them, that you're able to influence them, right? आप एक बड़े सक्सेसफुल इंसान हो और आप खुश भी रहते हो, प्रॉब्लम्स नहीं होते, झगड़े नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, राइट? सो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मतलब ही यही है कि आप आसपास के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करो, आदान प्रदान करो, क्या समझ के कि ये बंदा इस समय कौन सी ईगो स्टेट में है। ठीक है, तो आपका मतलब कॉलीग है लेकिन इस समय बहुत पेरेंट वाला ईगो स्टेट में है, तो समझ जाओ ना, उस समय उसी तरह से उसके साथ इंटरैक्ट करो जैसा स्टेट में हो। ओके, ये देखिए मैं आपको बहुत सारे, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। आपकी स्क्रीन पे जो कॉन्वर्जेशन है इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। भाई टाइम क्या हुआ है? अभी टाइम हुआ है 12:30। सो यू से इट इज 12:30, राइट? ये बड़ा एडल्ट टू एडल्ट कॉन्वर्जेशन था, किसी ने टाइम पूछा, आपने टाइम बता दिया, ठीक है? अच्छा, मैं नहीं बताती, बट कोई आपसे टाइम पूछे और कोई जवाब आते हैं, और कोई मन में जवाब आता है? जो एक खुराफाती बच्चा है वो इसका क्या जवाब दे सकता है? कोई सोचेगा? घड़ी देख ले। यस, और कोई और? जो कल हुआ था। बिल्कुल सही, बैंग ऑन, है ना? तो ये है हमारी दिक्कतें कम्युनिकेशन की कि भाई सीधा सवाल है तो सीधा जवाब दो ना, टेढ़ा क्यों दे रहे हो? ये देखिए टेढ़ा जवाब, क्रॉस ट्रांजैक्शन, व्हाट टाइम इट इज, फॉरगेट अबाउट द टाइम, गेट द रिपोर्ट फिनिश्ड। आपका जूनियर ने आपसे पूछा सर समय क्या हो गया, सर टाइम क्या हो गया? टाइम तो बाद में पूछे, पहले काम कर अपना, ये पहले रिपोर्ट टाइम दे, रिपोर्ट दे टाइम से, है ना? तो अरे भाई उसने टाइम पूछा ना तो टाइम बता दो। हम कहते ना कि बढ़ के बात क्यों बोल रहे हो? ऐसे हम एक दूसरे को क्या बोलेंगे, मतलब वी ट्रिगर ईच अदर अननेसेसरीली। तो जुबान कहती है ना दांतों को, पता है क्या कहती है? जुबान कहती है दांतों को कि अगर मैं फिसल गई ना तो 32 के 32 बाहर आ जाओगे, या अगर मैं बाहर आ गई ना तो 32 के 32 बाहर आ जाओगे। वेरी गुड। इतनी ताकत है इस जुबान में, है ना? तो दोस्तों देखो, हमारी जिंदगी ना वैसे ही काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कितने सारे रोल्स हम प्ले करते हैं, है ना? हमारे साथ रिश्ता है, हम बेटी या बेटा हैं, हम स्पाउसेस हैं, हम हस्बैंड्स या वाइफ्स हैं, हम टीचर्स हैं, राइट? और हमारे और भी कितने सारे रोल्स हैं जो हमको प्ले करना है। तो हम बातचीत को इतना सामान्य, इतना सिंपल रखें कि कम से कम बात करने से बात बिगड़े नहीं। That should be the simplicity of communication. बढ़ के बात बोलना, टोंट करना, है ना, अननेसेसरीली किसी को चिढ़ाना, हर्ट करना अवॉइडेबल है। This is the role that communication plays, and we can very easily master it by simply understanding कि सामने वाला किस state of mind में है। एक और देखिए, इसे कहते हैं ulterior transaction। ठीक है, आपने कभी सुना होगा ना, जब हम स्कूल में थे तो जो झगड़ा हुआ किसी से और जिससे झगड़ा हुआ उसने बोला बाहर मिलियो देख लूंगा,
है ना? बाहर मिलियो देख लूंगा मतलब ये थोड़ी कि स्कूल से बाहर मिलना फिर मैं तेरे को देखूंगा, प्यार से देखूंगा, जी नहीं। इसका मतलब था निपटूंगा, उसे कहते हैं अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। ये देखिए, व्हाट टाइम इज इट? किसी ने किसी से पूछा क्या टाइम है, उसने उससे पूछा तुझे क्या लगता है, वो कहता 100 बज गए, वो कहता हाँ ठीक है। मतलब कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लाइक बेबात की बात। बट हाँ बोलूंगा जरूर, और तुनखा तुनखी जरूर करूंगा, और खींचातानी जरूर करूंगा। लेट्स अवॉइड इट, जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, जिंदगी बहुत सिंपल है। ये जो भेजे का शोर और ये जो वाणी है ना, जुबान, ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है। हम हमेशा इनको वर्कआउट कर सकते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं अगर हम थोड़े से माइंडफुल, थोड़े से थॉटफुल हो जाएंगे। तो ये सब बातें मैं आपसे करना चाहती थी ह्यूमन नेचर के बारे में। हमारे पास मन है, हमारे पास विचार हैं, हमारे पास संवेदनाएं हैं, हमारे पास ईगो स्टेट्स हैं, और हम सबके पास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान के पास है, ठीक है? तो जैसे हमें अच्छा लगता है कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें इज्जत से ट्रीट करे, हमारी बात सुने, ऐसे सबका मन ये करता है। क्यों? क्योंकि उससे उनकी वो सारी नीड्स फुलफिल होती हैं, उनसे उनकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल नीड्स फुलफिल होती हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि क्योंकि हम ह्यूमन प्रवृत्ति को समझ गए हैं और समझ रहे हैं, तो इस अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे यूज करें अच्छे, हेल्दी, होलसम रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के लिए। किसी को कुछ कहना है? डू यू वांट टू से एनीथिंग बिफोर आई मूव ऑन टू दिस पार्ट ऑफ द सेशन? नो मैम। ओके, एक बात की 100 बात, कम्युनिकेशन इज द की फॉर हेल्दी रिलेशनशिप्स। ओके, अंग्रेजी में ना एक कहावत है, योर वर्ड्स आर योर वर्ल्ड। आपकी आपकी शब्द आपकी दुनिया है, क्योंकि वर्ड्स ही वो है जिसके थ्रू मैं खुद को एक्सप्रेस करती हूँ, है ना? वर्ड्स ही वो है, वो एक सेतु है। शब्द जो है, कम्युनिकेशन जो है ना, वो एक सेतु है, एक पुल है। तो इस पुल को हमको मजबूत बनाना है और इस पुल को हमको स्ट्रांग बनाना है। मेरे एक दोस्त हैं, वो देहरादून में काम करते हैं, वो भी एक ट्रेनर है। पता है उनकी कंपनी का नाम क्या है? तुम बात तो करते। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब हमारा झगड़ा होता है किसी से और तू मैं हो जाती है, हम पहली चीज क्या करते हैं झगड़े के बाद? सॉरी। हम क्या करते? बात नहीं करते आप। थैंक यू। हम बात ही बंद कर देते हैं और फिर वो गैप इतना बढ़ जाता है कि अब कौन ठीक करे। अगर आप लोग पंजाबी समझते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत गाना है, असी दोनों रुस बैठे ता मनाऊ कौन वे। अगर आप भी गुस्सा हो गए और मैं भी गुस्सा हो गई, तो कौन है ना, तो ये दूरियां, ये फासले कैसे कवर होंगे? मैम बहुत सारे गाने। सॉरी मैम ऐसे बहुत सारे गाने हैं ना मनाने हाँ, वाले। और बता दो। किसी को कोई लिरिक्स याद आते हैं कोई ऐसे? टूटने मनाने में ये बीते ये जवानियां हो, ऐसे मैम गाना है। यस, है ना? एक हिंदी का और गाना है, हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा ना आई, बड़ी वफा से निभाई हमने तुम्हारी थोड़ी सी बेवफाई, है ना? तो इतना नहीं बढ़ाएंगे गैप को, राइट? क्योंकि हमारे पास पूंजी है और वो पूंजी है कम्युनिकेशन। अब प्रॉब्लम पता क्या है? ये है प्रॉब्लम, half of the world is composed of people who have something to say
but they don't or they can't. And the other half is who have nothing to say but keep on saying something or the other. आधे लोग ऐसे जिनके पास बोलने को बहुत कुछ है बट वो चुप है, वो बोलते ही नहीं, और आधे लोग ऐसे जिनके पास कुछ भी कंटेंट नहीं है और वो चुप ही नहीं करते. और आजकल ये जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट जनरेटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सेकंड हाफ में आते हैं. जिनके पास तमीज है, तहजीब है, वो चुपचाप बैठ गए, है ना. और जिन्हें कुछ नहीं आता वो मचानों पे चढ़ के शोर मचा रहे हैं. ओके, अब सब बातों का निचोड़ है दोस्तों, हम सबकी ना, हम एक ही चीज को तरसते हैं और हमारी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल इंटरपर्सनल नीड है, वो है नीड फॉर कनेक्शन. ठीक है, अगर आपका सेंटर कनेक्ट ना हुआ होता निटर से और मेरे घर में वाईफाई ना होता तो ये सेशन ना हो रहा होता ना, है ना. तो ऐसे ही दिल से दिल के तार जोड़ना हमारी बहुत एक अल्टीरियर नीड है. और ये कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए मैं 3 ए आज आपके साथ साझा कर रही हूं. अटेंशन, गिविंग अटेंशन, अप्रिसिएशन एंड अफेक्शन. आप चाहे आप अपने बच्चों की बात करें, आप अपने स्पाउसेस की बात करें, आप अपने कॉलीग्स, सबऑर्डिनेट्स की बात करें, whenever you want to strengthen your relationships, remember मेरी कही एक बात, वो क्या? Connections before corrections. किसी में बदलाव लाने से पहले ना इतना मजबूत करिए उस रिश्ते को, वो कनेक्शन क्रिएट करिए कि जो आप सजेशन दें वो अगला बंदा उसको रिसीव करे, रिजेक्ट नहीं करे. और वो कनेक्शन को क्रिएट करने की रेसिपी क्या है? 3 A's. Pay attention, give appreciation and express affection. है ना. अब मैं इतनी दूर से आपसे बात कर रही हूं, जब आप मुझे जवाब देते हो ना तो आप मुझे एक मैसेज देते हो, आप मुझे फीडबैक देते हो कि मैं जो बोल रही हूं इट इज मेकिंग सेंस टू मी बिकॉज यू आर पेइंग अटेंशन. करेक्ट. एप्रिसिएशन, मैंने कोई 2 लाइन बोली, किसी ने बोला वाह मैम बहुत अच्छा लगा, दैट इज एप्रिसिएशन. वाह मैम. और तीसरा है अफेक्शन. अफेक्शन मतलब प्रेम, स्नेह. तो अगर किसी भी रिश्ते में हम ये 3 खाद, पानी और डाल देते हैं ना, वो रिश्ता पनपेगा. आगे चलते हैं. पहला रूल रिलेशनशिप्स का, कनेक्शंस. और वो कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है? बाय जस्ट पेइंग अटेंशन, है ना. जब कोई आपसे बात करे, ये जो यंत्र है जिसे मोबाइल कहते हैं, इससे जरा नजर ऊपर उठा लीजिए और सामने वाले की आंख में आंख डाल के बात कर लीजिए, है ना. एक बहुत खूबसूरत 1 लाइनर है, वो क्या है कि सजदे में सर आज भी झुकता है, सजदे में सर आज भी झुकता है, लेकिन खुदा बदल गया. आजकल सजदा कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं, है ना. तो कुछ देर के लिए खुद को इस खुदा से अलग करके, जो इंसान आपसे बात करने आया है, थोड़ा तवज्जो दे दीजिए, थोड़ा अटेंशन दे दीजिए. Because when you pay attention to someone, you are making that person understand that you value that individual. एक बार सोच के देखिए, बहुत आजकल सब जगह, वर्क प्लेसेस में भी होता है, घर में भी होता है. आप किसी से कोई बात कर रहे हो और वो टीवी देखे जा रहा है, आप किसी से कोई बात कर रहे हो और वो मोबाइल में ही उलझा हुआ है, आप किसी से कोई बात कर रहे हो, वो बंदा न्यूज़पेपर ही पढ़ता जा रहा है, कैसा महसूस करेंगे? Annoyed. अच्छा फील नहीं करेंगे, है ना. तो अगर हमें अनोयंस होता है जब कोई हमारे ऊपर तवज्जो नहीं देता, तो सामने वाला भी तो ऐसा ही महसूस करता है ना. उसकी भी तो वही नीड फॉर कनेक्शन है ना, राइट. सो फर्स्ट वेरी सिंपल रूल, और आप सरप्राइज हो जाओगे अगर मैं आपको बात बताऊंगी. हमारा जो पहला रूल होता है ना कम्युनिकेशन का दोस्तों, वो है आई कॉन्टैक्ट.
और आजकल छोटे बच्चों को पता ही नहीं कि बात करते हैं तो आई कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम एडल्ट्स उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं करते। हमारे बच्चे छोटे छोटे हमसे बात करने आते हैं, मोबाइल में देख के हूं हाँ कर रहे होते हैं। दिस इज अ क्राइम, यू कांट डू दैट, right? First is paying attention. Second, rule of communication. Second way of making someone's need met. बड़ा सिंपल सी चीज है बट बहुत काम आएगी आपके। क्या? लोगों के नाम याद रखने शुरू कीजिए। आपकी क्लास में कितने बच्चे होते हैं ऑन एन एवरेज? हर क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। क्या आपको उन सभी 40 के नाम याद हैं? Most of them. हाँ, है ना? तो अगर मान लीजिए मेरा नाम शिल्पा है और मैं आप सबके नाम नहीं जान पाई हूँ, पॉसिबल नहीं था, ये लॉन्ग डिस्टेंस हमारा आज का सेशन है। मान लीजिए हम 2 साल बाद कोटा में हम घूमने आए और आप हमसे मिले और आपने मुझे पहचान लिया और बोला शिल्पा मैम हमने वो सेशन अटेंड किया था आपका। द फैक्ट दैट यू हैव एड्रेस्ड मी बाय माय नेम और would make me feel that you value me, and the reverse is also true, right? सिंपल सा रूल है, कोई इंसान अपना नाम बताए ना, जब आप उसको अटेंशन पे करोगे और नाम याद रख लोगे, बहुत आसान हो जाएगा आपको उस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करना, क्योंकि हमारे कानों को अपने नाम से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपने जिस आईडी से कनेक्ट किया है कोटा पीपल, इस पे कविता शर्मा का नाम आ रहा है। कविता जी यहाँ है, हाथ खड़ा कर सकते हो? अच्छा, शी इज देयर, है ना? तो कविता जी जैसे एकदम से मैंने कविता बोला, ध्यान गया ना उस तरफ? यस। हमारे लिए हमारे नाम से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। इवन दो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, है ना, बट नाम बहुत सेलियंस रखता है। तो दूसरे को इंपॉर्टेंस देने के लिए, वैल्यू करने के लिए, तवज्जो देने के लिए एक काम करिए, जो लोग से आप मिले जुले, कॉन्शियस एफर्ट डाल के उनका नाम याद रखें। तीसरा सिंपल रूल है, गेट इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स इंटरेस्ट। अगर आप रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, राइट, और अगर आप you want to influence other and you want to leave an impact on others, अपने बारे में कम, सामने वाले के बारे में ज्यादा बात करिए। ठीक है? देखिए जैसे ये सेशन चल रहा है, तो मैं आपसे वो बातें शेयर कर रही हूँ जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है, रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। हम सब क्यूरियस है इस चीज को जानने में। सो मोस्ट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। आप लोग सुन भी रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं। अब आप सोचो ये 1.5 घंटा मैं अपने ही बारे में बात करती जाऊं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने यहाँ ट्रैवल किया, मैंने कॉन्फ्रेंस में पेपर दिया। तुम बोलोगे बस करो ना यार, है ना? तो हाउ एम आई यूजफुल टू यू, और हाउ एम आई adding some value to you? I can only add value to you, my dear friends, if I'm very clear what are you interested in, what is it that you want to know, and if I fulfill that need, obviously हमारा relationship strong हो गया, isn't it? So people like it when you add value to their lives by fulfilling a certain gap, right? People like it when you talk to them about what are they interested in. आप बच्चों के साथ कनेक्शन फॉर्म करना चाहें, अगर अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ना, गेट इंटरेस्टेड इन देयर लाइव्स, उनसे उनके बारे में सवाल पूछिए, क्यूरोसिटी शो करिए, इंटरेस्ट शो करिए। वो बोलेंगे, और सच कहती हूँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस फॉर्म करेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ, और फिर हम ना इसको यूज करेंगे आगे उनको बिल्डअप करने में, आगे उनको एकेडमिकली स्ट्रेंथन करने में, आगे उनको कैरेक्टर वाइज स्ट्रेंथन करने में, और उनकी लाइफ को और वैल्यू एडिशन करने में। हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे अगली जनरेशन से ना, क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस।
सो इंश्योर आज से क्लास में जब आप जाओ, गेट इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर इंटरेस्टेड. और वो बेवकूफ वो है किसमें इंटरेस्टेड पता ही है. वो फेसबुक में इंटरेस्टेड है, या वो स्नैपचैट में इंटरेस्टेड है, वो इंस्टाग्राम में इंटरेस्टेड है, वो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है. पहले उनके घर में घुसिए, फिर उनको अपने घर में लेके आइए. राइट? Get genuinely interested with other people and greet people with lot of enthusiasm. Very important. आपने देखा जब मैंने ये कॉन्वर्सेशन, ये सेशन शुरू किया, मैंने कोटा की बात की, मैंने राजस्थान की बात की, मैंने राजस्थान की हॉस्पिटैलिटी की बात की. आपको अच्छा लगा वो सुन के? हाँ कि ना? यस मैम. Yes, ma'am. That is how we form connections ना. हम हमेशा अपने बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन भैया बात वो करिए जो सामने वाला सुनना चाहता है. बट हैविंग सेड दैट, मेरा जो कहना था, आई मेंट इट. हम 3 बार आ चुके हैं राजस्थान. आप सोचिए, पिछले कोविड के साल निकाल दीजिए, 2017 से लेके 2018 तक हर सर्दी हम राजस्थान घूमने आते हैं. कुछ है इस स्टेट की मिट्टी में, लोगों में, यहाँ के महलों में, बावड़ियों में, देयर इज समथिंग हियर. So when I tell you more about you and when I'm interested in what you are interested in, हमारा connection बन गया. We are sorted, right? आगे चलते हैं. Yes, ma'am. Yeah. प्यारे हैं, इसलिए अच्छा कनेक्शन बन गया हम दोनों में. है ना? Yes, ma'am. पंजाब की बहुत अच्छे मैम. मैडम पंजाबी आर वेरी मतलब इंटरैक्टिव. हाँ, करेक्ट. तो अब जब आप लोग में से कोई भी चंडीगढ़ आए, मैं फिर से फर्स्ट स्लाइड आपको दिखा दूंगी, उसमें मेरा नंबर है. मुझे जरूर बताइएगा. हमने राजस्थान से इतनी हॉस्पिटैलिटी ली है पिछले इतने सालों में. आई वुड सर्टेनली लाइक टू रेसिप्रोकेट दैट. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. चलिए आगे चलते हैं. स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स की बात हो रही है. आर फॉर रिलेशनशिप, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. रिश्तों में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी. क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोग हमारे ऊपर रिलाय कर सकते हैं उस वजह से. और जब हम अकाउंटेबल होंगे, हम प्रोडक्टिव होंगे. दो मुझे पता है, वर्क प्लेसेस में द रिवॉर्ड फॉर डूइंग गुड वर्क इज मोर वर्क, है ना. जो इंसान अच्छा काम करता है उसको और काम मिलता है. राइट? बट करने क्या आए हैं? काम ही तो करने आए हैं, है ना. सो the more responsible we are, the more accountable we are, more visible we are. Then, the organizations rely on us. And when organizations rely on us and we are more visible, obviously, फिर, promotion भी हमको ही मिलता है ना. और appreciation भी हमको ही मिलता है. So, रिश्तों में accountability और responsibility होना, again, बहुत जरूरी है. क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी का बर्डन साझा करते हो उसकी वजह से. और लर्न टू अप्रिशिएट पीपल अराउंड यू. 100 में से एक चीज किसी की अच्छी नहीं होती ना, हम उसकी बात जरूर कर देते हैं. और बाकी 99 जो फेवरेबल है, जो अप्रिशिएबल है, वी हार्डली टॉक अबाउट इट. और हम सब रिश्तों में यही करते हैं. लेट मी टेल यू, वेदर इट इज विद आवर स्पाउस, एक दिन सब्जी अच्छी नहीं है, देयर विल बी लॉट ऑफ नॉइज इन द हाउस अराउंड इट. 364 दिन अच्छा खाना बनाए, कितनी बार हमने बोला यार इट्स वेरी नाइस फूड, माय लंच वाज रियली गुड? हार्डली एनी, है ना. तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से रिश्ते नहीं निभाने दोस्तों. राइट? सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड से. हाउ मच दीज अदर पीपल दे आर एडिंग टू अवर लाइव्स. बच्चों के साथ भी यही करते हैं. कितनी बार होता है कि हम घर में जाएं, वो पढ़ रहे हैं या वो कुछ डिजायरेबल कर रहे हैं, तो हम उनको शाबाश बोलते हैं, हे वेल डन, आई कैन सी यू स्टडी टुडे, ब्रिलियंट, कीप अप द गुड एफर्ट. कभी नहीं. अच्छा पढ़ रहा है, थोड़ा सा दरवाजा खोला, बंद करके पीछे आ गए. और हम घर में पहुंचे, वो टीवी ऑन करके बैठा है या मोबाइल यूज कर रहा है, फिर देखो हम कैसे चिल्लाते हैं उनके ऊपर, विदाउट रियलाइजिंग कि शायद उसने अभी टेलीविजन ऑन किया है या उसने अभी मोबाइल के साथ he just switched on his mobile. The best way to develop the best in another person is through appreciation and encouragement. याद रखिएगा मेरी बात. Criticism
कुछ नहीं होएगा. सो आदत डालिए तारीफ करने की, आदत डालिए अप्रिशिएट करने की. नाउ व्हेन आई एम सेइंग अप्रिसिएशन इज नॉट फ्लैटरी, है ना. हमें पता चल जाता है कौन जेन्युइनली बोल रहा है और कौन सिर्फ कहने के लिए कह रहा है. राइट? अपना सेकंड नेचर बनाइए सामने वाले की तारीफ करना, क्योंकि अपने बारे में अच्छा सुनना सबको अच्छा लगता है. करेक्ट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रेज ही करते रहे, हम सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक ही देते रहे, हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स ही देते रहे, हम सिर्फ अप्रिसिएशन ही देते रहे और हम सिर्फ अच्छा ही बोलते रहे. नहीं. जैसे हॉट कोल्ड के साथ हॉट है, नाइट के साथ डे के साथ नाइट है, ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स हमको एक चीज सीखना बहुत जरूरी है. वो क्या? हाउ टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन and yet very gracefully express that difference of opinion को, या अगर किसी ने कुछ ठीक नहीं किया है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है कि सामने वाला रिसेप्टिव रहे, वो डिफेंसिव ना हो जाए. अब आप एक बात और समझ लीजिए, हमारे पास बहुत कम टाइम है. जब हम क्रिटिसाइज करते हैं ना दोस्तों किसी को, उसके दो रिजल्ट्स हैं. या सामने वाला ऑफेंसिव हो जाता है या सामने वाला डिफेंसिव होकर अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने लगता है. करेक्ट? बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बताएं ही नहीं अपने सबऑर्डिनेट को या स्पाउस को या बच्चों को या स्टूडेंट्स को या फॉर दैट मैटर किसी को कि भैया इसको ठीक करना है ना. सो आई एम मतलब लास्ट चीज जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम आज का सेशन क्लोज करेंगे, वो है आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म. इसके लिए एक बड़ा सिंपल मेथड है. उसे कहते हैं सैंडविच मेथड. उसे कहते हैं सैंडविच मेथड. सबने सैंडविच खाया है ना? तो सैंडविच के ऊपर भी ब्रेड होता है, सैंडविच के नीचे भी ब्रेड होता है, सैंडविच के बीच में कुछ स्टफिंग होता है. ठीक है? जब आपने कभी किसी को क्रिटिसाइज करना है ना, आपने हमेशा शुरू किससे करना है? एप्रिसिएशन से. राइट? कि भैया तुमने वो काम बहुत बढ़िया किया. राइट? यू हैव रियली डन इट वेरी वेल. बट do you mind if I share some observations with you which would help you work towards it in a better manner next time? ठीक है? तो हम शुरू करते हैं एप्रिसिएशन से, फिर हम वो बात कहते हैं जो हम चाहते हैं कि सामने वाला उस पर वर्क करे या उस पर चेंज लाए अपने आप में, और हम फिर से रैप अप उसको करते हैं that I hope that my sharing this with you is going to add some value to the whole process next time. हम क्यों प्लेजेंट चीज से शुरू करते हैं कहना? बिकॉज इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल टू हियर समथिंग अनप्लेजेंट अबाउट आवरसेल्व्स, है ना. वो कहते हैं ना कि जब बार्बर शेव करता है ना, वो पहले ही लादर्स योर स्किन. जब डॉक्टर सर्जरी करता है ना, वो पहले एनेस्थीसिया देता है. सोचो आप डॉक्टर के पास चले जाओ और वो सीधा ड्रिल चला दे डेंटिस्ट आपके मुंह में, वो हमेशा आपको नोवासेन या कोई पेन किलर देगा. बिगिन विद ऑनेस्ट प्रेज एंड एप्रिसिएशन सो दैट द पर्सन नाउ इज रिसेप्टिव, और उसको ये समझ में आ जाए कि जो मुझसे बात कर रहा है वो मेरा वेल विशर है और उसको मेरी खूबियां दिखाई देती हैं. Once you have said that, then you say that now I am going to share something with you which if you listen to that receptively, it will help you improve and get better in your job. Say what you want to say and then wrap it up by saying that I'm sure that it will take very little of your effort and energy, and if you're able to kind of work on and pay attention to and apply what I've just shared with you, you will see some significant difference in your result next time. आपका सैंडविच तैयार है. Serve it with a smile and serve it with a sense of adding value to someone's life, and there you go. You are able to
express something to the other person without making that person feel offended, offensive or defensive. ठीक है, तो जल्दी से नटशेल में सारी बात दोबारा कह देती हूं आपसे. लोग 3 चीज चाहिए. People need 3 things. They need to be seen, they need to be heard, they need to be valued. ठीक है, हम सबकी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं. नीड टू बी सीन, हर्ड एंड वैल्यूड. अगर आप किसी की भी इन 3 साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर दें, राइट, you will ensure that you tie up or you create a strong connection with that person, and you become gradually a master in handling relationships, handling people and understanding human behavior.